आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रत्येक डेट का शिफ्ट बाय शिफ्ट का जितने भी सारे साइंस का क्वेश्चन था वो मैं प्रत्येक शिफ्ट का अलग अलग वीडियो साइंस का बताऊंगा, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी रहेगा सबका मैं हल करूंगा और सबके बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, बहुत ही डीपली समझाऊंगा, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सारे फार्मूला बेसिस हर एक तरीके से इसको हल करूंगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और सारा हल कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आने वाले 2019 का जो वैकेंसी RRCD जो आगे एग्जाम होगा उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी अंत तक वीडियो को देखिए। करते हैं 17 सितंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित है। दोस्तों, धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3 10H2O। दोस्तों, Na2CO3 10H2O धोने वाला सोडा का केमिकल फार्मूला होता है, जिसमें कहा गया कि पानी के कितने अणु होते हैं। तो दोस्तों, जल का जो हमारा सूत्र होता है वो जल का सूत्र होता है H2O, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो हमारा जल है इसके साथ कितना उपस्थित है, तो दोस्तों 10 है। क्या है? 10 है। तो पानी के कितने अणु हो जाएंगे? तो 10 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। दोस्तों, धोवन सोडा एक होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। उसका जो हमारा केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका जो सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो होता है दोस्तों NaHCO3। ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं, इसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, सुचालक का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ पे निर्भर करता है, पदार्थ की मतलब जो भी तार है उसकी क्वालिटी कैसी है उस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन निर्भर किस पे नहीं करता है? तो दाब पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब। दोस्तों, सुचालक प्रतिरोध, इसी में अगर ताप रहता तो ताप पे निर्भर करता है, क्योंकि पदार्थ की ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और ताप घटने पर घटता है। तो एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। दोस्तों, जो ध्वनि के संचरण के लिए सबसे पहले हमको माध्यम का होना जरूरी होता है। तो ध्वनि सबसे अधिक किस में गति तेज होती है? तो ध्वनि की जो सबसे तेज गति होती है वो किस में होती है? ठोस में। ठोस में सबसे तेज गति से ध्वनि चलती है। जैसे ध्वनि की शाब्दिक गति किस में होती है? जैसे आएगा आंसर तो इसमें होता है इस्पात, लेकिन इसमें आंसर क्या रहने वाला है? ठोस। सबसे ज्यादा दोस्तों ठोस में होता है, उसके बाद क्या होता है? द्रव में होता है, उसके बाद क्या होता है? गैस में होता है। इस तीनों में संचरण करता है, लेकिन तीनों में सबसे अधिक किस में करता है? तो ठोस में। निर्वात में क्या होता है? ध्वनि नहीं संचरण कर सकता है, क्योंकि ध्वनि को संचरण करने के लिए हमको किसी माध्यम का होना आवश्यक है, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम नहीं है तो इसमें ध्वनि संचरण नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें प्रकाश संचरण कर सकता है, क्योंकि प्रकाश संचरण करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश निर्वात में संचरण कर सकता है। दोस्तों, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ। क्वेश्चन है पृथ्वी का दरम्यान है, यानी पृथ्वी के दरम्यान के बारे में पूछा गया है। तो पृथ्वी का दरम्यान पहला है 6 × 10 के पावर -23 kg, ये नहीं होगा। 6 × 10 के पावर -24 kg, ये भी नहीं होगा। 6 × 10 के पावर 23 kg, ये भी नहीं होगा। 6 × 10 के पावर 24 kg। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 × 10 के पावर 24 kg। तो ये पृथ्वी का दरम्यान है। दोस्तों, पृथ्वी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है वो होता है 32,87,263 वर्ग किमी। और पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे एकमात्र जीवन है, और किसी प्लेनेट पे जीवन नहीं है, पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कह सकते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी का जो हमारा भूमंडलीय भूस्थल भाग है वो है 29% और जलीय भाग है 71%। कि इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कमिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट। यानी दोस्तों, कार्य वर्क डन निकालना पूछ रहा है, कार्य पूरा के जब चार्ज 4 कूलम अक्रॉस जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? तो 18 वोल्ट है। इसमें क्या निकालना है हमको? कार्य निकालना। तो दोस्तों, आवेश हमारा Q क्या हो जाएगा? 4 कूलम। साथ में विभवांतर जो है, तो विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट। तो ये है हमारा 18 वोल्ट। हमको क्या निकालना है? कार्य। क्या निकालना है? कार्य। तो दोस्तों, W बराबर होता है QV।
W बराबर क्या होता है क्यू भी, या आपको पता है कि वोल्ट बराबर होता है W बटा क्यू, W बटा क्यू। तो W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू भी। तो आपको क्या है कि W बराबर क्यू भी। तो आप देखिए यहाँ पे क्यू हमारा कितना है 4 कूलम और वोल्ट कितना है 18। तो दोस्तों कार्ज क्या आ जाएगा 18 चौक 72। और कार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। तो कार्ज का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो जूल कहाँ है दोस्तों 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा नंबर 72 जूल। कार्ज का ऐसा मात्रक जूल होता है। वर्क डन कितना निकल के आया 72। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 72। क्वेश्चन है कि कोई बल 1 kg पिंड की गति से 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों बल द्वारा क्या है कि कोई बल 1 kg पिंड का है जिसको 4 मीटर गति से 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है, तो कार्य निकालना। तो दोस्तों m बराबर हमारा क्या है 1 किग्रा है, साथ में 4 kg से बढ़कर 8 kg हो गया। तो u बराबर क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड और v बराबर हुआ दोस्तों 8 मीटर पर सेकंड। हमको वर्क निकालना, तो वर्क बराबर होता है हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दोस्तों 1/2 m कितना है 1 है, v का मान कितना है दोस्तों 8 है। तो 8 का स्क्वायर और माइनस यू 4 का स्क्वायर। तो 1/2 गुने 88 64 और 16। तो दोस्तों 1/2 जब 64 14 6 गया 8 5 क्या आ जाएगा 48। 2 से इसको काट दीजिए कितना आया दोस्तों 24। फिर क्या निकालना हमको कार्ज निकालना। तो कार्ज का ऐसा मात्रक पता है तो क्या आ जाएगा कार्ज का ऐसा मात्रक जूल, यानी इसका आंसर क्या है 24 जूल, जिसमें पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा ऑप्शन है इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, इसमें हाथी नहीं कर सकता है, शार्क नहीं कर सकता है और पतंगा नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है पोइसेस, यानी इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। सबसे पहले पराध्वनि तरंग, पराध्वनि तरंग कहते हैं पराश्रव्य तरंग। तो पराश्रव्य तरंग दोस्तों कि मानव द्वारा इसे नहीं सुना जा सकता है। हमको 3 प्रकार का तरंग होता है, जो श्रव्य होता है, पराश्रव्य होता है और अवश्रव्य होता है। तो अवश्रव्य का जो हमारा ध्वनि परिसर होता है ये अवश्रव्य का होता है 20 Hz से नीचे, 20 Hz से नीचे अवश्रव्य परिसर वाला तरंग कहलाता है। उसके बाद होता है श्रव्य, जो श्रव्य हमारा क्या होता है 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। 20 Hz से 20,000 Hz वाले आवृत्ति तरंग को हम लोग क्या कहते हैं श्रव्य, जो इस तरंग को मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद होता है पराश्रव्य। तो दोस्तों पराश्रव्य जो हमारा होता है ये 20,000 Hz से ऊपर वाली तरंग होता है। 20,000 Hz से ऊपर वाले तरंग को हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंग है, जिसको पराश्रव्य तरंग को जानवर कुत्ता बिल्ली चमगादड़ सुन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य सुन सकता है बीच वाले यानी श्रव्य जो 20 Hz से 20,000 Hz तक है। अवश्रव्य 20 Hz से कम और पराश्रव्य 20,000 से ऊपर। दोस्तों याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है और ये क्वेश्चन बराबर पूछी जाती है। तो अवश्रव्य 20 Hz से नीचे, श्रव्य 20 Hz से 20,000 Hz तक और पराश्रव्य 20,000 Hz से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है। तो दोस्तों गर्म रक्त वाला जंतु हमारा क्या होता है, इसमें कबूतर होगा इसका आंसर। कबूतर क्या होता है गर्म रक्त वाला क्यों होता है। जितने भी पक्षी वर्ग के जानवर है वो गर्म रक्त वाला होता है, क्योंकि उसका पंख से पूरे शरीर ढका रहता है और वो कैसी होती है तो गर्म रक्त वाला जानवर होता है। दोस्तों गर्म रक्त वाला जानवर, इसमें क्या हो जाएगा आंसर कबूतर। कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका कौन सा तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो दोस्तों हमारा जो 18वां समूह है, जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसका जो 18 ग्रुप्स है उसका बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन क्या होता है पूर्ण होता है। 18वें ग्रुप का क्या है पूर्ण होता है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था मोसले ने, जिसमें 7 आवर्त होते हैं, 7 क्या होते हैं पीरियड होते हैं जिसको आवर्त बोलते हैं हम लोग, और 18 ग्रुप होते हैं, जिसमें 18 ग्रुप में दोस्तों यही 18 ग्रुप का जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है, उसके बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन क्या होता है पूर्ण होता है। जैसे हीलियम हो गया दोस्तों, आर्गन हो गया, रेडॉन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सब 18वें ग्रुप का इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो 18वें ग्रुप का जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं दोस्तों। तो ये 18वें ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें सभी बाहरी कोष पूर्ण हो गए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो बिना रुकावट का आप तक पहुंच सके।
10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों तीनों रूप में, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है हमारा अधातु, यानी इसका तीसरा आंसर हो जाएगा अधातु। अधातु तीनों रूप में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। दोस्तों अधातु मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें टोटल 22 अधातु तत्व है। कितना है? 22 अधातु तत्व है। टोटल 22 अधातु तत्व है, जिसमें 11 हमारा क्या है, गैस के रूप में पाया जाता है, 1 हमारा द्रव के रूप में पाया जाता है और 10 क्या है, ठोस के रूप में पाया जाता है। टोटल 22 अधातु तत्व है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में, जिसमें 11 गैस के रूप में है, 10 ठोस के रूप में और 1 द्रव के रूप में। अधातु दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है। केवल ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु रहने पर भी अधातु का जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है 5, 6, 7, 8 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों ऑक्साइड, धातु का जो ऑक्साइड है हाइड्रोजन का निर्माण करने वाली है, वाष्प के साथ जो अभिक्रिया करता है वो कौन करता है, तो एल्युमिनियम करता है। एल्युमिनियम दोस्तों, एल्युमिनियम बॉक्साइट एस के प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम एक धातु है। एल्युमिनियम का जो संकेत नाम होता है वो एल होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 26 होता है और इसका बैलेंस का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहता है। दोस्तों कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय गति पर घूमता है तो इस केंद्र की ओर लगने वाले बल के बारे में पूछा गया। तो इस केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, अभिकेंद्रीय बल। उसके बाद चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दो दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था न्यूटन ने, जो फादर ऑफ फिजिक्स कहलाता है। और एक होता है अपकेंद्रीय बल। क्या होता है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल जो होता है हमारा, ये अपकेंद्रीय बल जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, उस सारे में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर केंद्र की ओर लगने वाला बल होगा, तो ये इसका आंसर कौन हो जाएगा, तीसरा नंबर अभिकेंद्रीय बल है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो दोस्तों जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आपको चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो 7 से कम होता है। दोस्तों कुछ हम चर्चा कर देते हैं पीएच विलयन के बारे में। तो पीएच स्केल का जो खोज किया था वो सोरेनसन वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था, सोरेनसन। 1909 ईस्वी में इसकी खोज किया था। तो पीएच, किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 14 तक। अगर 0 से विलयन पीएच मान, जो विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होगा, तो 7 से कम होगा तो दोस्तों अम्लीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन। 7 होगा, किसी भी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो उदासीन कहलाएगा। अगर 7 से अधिक होगा, 7 से अगर अधिक होता है तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से लेकर के 7 से कम तक अम्लीय विलयन, 7 उदासीन विलयन और 7 से अधिक क्षारीय विलयन। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डॉटर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों किसी पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग, उसका नाम भार भी कहा जाता है। गुरुत्व बल को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक भार के रूप में भी जाना जा सकता है। दोस्तों भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स का पिता कहते हैं न्यूटन का। दरम्यान का ऐसा मात्रक किग्रा होता है, केजी होता है। त्वरण का ऐसा मात्रक दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन था किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, भार कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज। यानी कि कहा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास क्या है। जैसे दोस्तों हमारे पास जल होता है,
जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो 1 हाइड्रोजन का दरम्यान होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का दरम्यान होगा 2। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन का दरम्यान होता है 16। दोस्तों 2 को काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, यानी 1:8। तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो अनुपात रहने वाला है वो क्या है? 1:8। जो ऑप्शन है आपको 1:8 पहला नंबर ऑप्शन, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:8। दोस्तों ये जल का अणुसूत्र है H2O। ये जो कहा गया कि H2O कितने परमाणु से बना है, तो 2 परमाणु हाइड्रोजन का हो गया, 1 परमाणु ऑक्सीजन का हो गया, तो इसका आंसर हो जाता 3। अगर ये क्वेश्चन पूछता तो कहता कितने तत्व से बना, तो 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 तत्व से बना है। तो दोस्तों परमाणु के बीच का अनुपात पूछता तो परमाणु के बीच का अनुपात हो जाता ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच का अनुपात पूछेगा तो 1:2, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान, तो दरम्यान हो जाएगा 1:8। क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी डॉट डॉट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों कोई वस्तु है, जब तक उस पर अगर बाहरी कोई बल नहीं लागू किया जाए, तो जब भी लागू किया जाता है तो इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? चाल में निरंतर। कहा गया कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डॉट डॉट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो निरंतर परिवर्तन क्या हो जाएगा? चाल, जो किस ऑप्शन में है? चौथा ऑप्शन, यानी इसका आंसर हो जाएगा चाल। और क्वेश्चन है निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है आपको गर्भाशय में। तो दोस्तों गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है, जो गर्भाशय किस ऑप्शन में? दूसरा ऑप्शन में, यानी इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, अच्छा लगता हो, तो आप कमेंट कीजिए, साथ में लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सकता है। और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।